नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अपनी स्टूडियो सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए एक बार फिर एक और बेहतरीन एपिसोड, जहां पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं देश के एक ऐसे प्रॉपर्टी मार्केट पर जिस पर सबकी निगाहें रहती हैं। बात कर रहे हैं मुंबई के पास, या मुंबई का ही जो एक्सटेंडेड इलाका है नवी मुंबई उसकी, क्योंकि ये भी एक बहुत हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है। बड़े सारे बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं और इसके बारे में काफ़ी सारी बातचीत होती है। तो आज हम टटने की कोशिश करेंगे कि नवी मुंबई का ये प्रॉपर्टी मार्केट कैसा है, आपके लिए वहाँ पर क्या मौके हैं और भविष्य में ये किस तरह का परफॉर्मेंस देगा। और इसके लिए बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है दो खास मेहमान। स्वागत कीजिए मेरे साथ उनका। हमारे साथ है पार्कलिन प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ अक्षय कुमार साहब, और साथ ही हमारे साथ हैं लाइसेंस फॉर आस के सीईओ पंकज कपूर साहब। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो पंकज जी, इससे पहले कि हम नवी मुंबई पे जाएं, हम शुरुआत करते हैं कि फोर्थ क्वार्टर का डेटा आ गया है और आपकी भी एक रिपोर्ट आई है उसके ऊपर। तो फोर्थ क्वार्टर के डेटा में ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया और उसका रीज़न दो दिखाई दिए कि एक तो न्यू लॉन्चेस बहुत ज़्यादा हुए, स्पेशली मुंबई में, पूना में और बेंगलोर में। तो न्यू लॉन्चेस सप्लाई जो था वो आता रहा, और ज़्यादातर जो सप्लाई दिख रहा है आता हुआ वो 50 लाख से नीचे वाले सेगमेंट में दिख रहा था। हालांकि मुंबई में कुछ हायर सेगमेंट में भी सप्लाई आई, और इस सप्लाई और साथ में जो आज बिल्डर्स जो थोड़ा डिस्काउंट देना चालू कर दिए हैं और जिन्होंने जो न्यू लॉन्चेस वो भी डिस्काउंटेड रेट्स में है, उसकी वजह से थोड़ा जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है सेल्स में। तो एमएमआर मार्केट की बात करें तो करीब 15% का इंक्रीज़ है पिछले क्वार्टर से सेल्स के अंदर। और दूसरा ये भी दिख रहा है कि कुछ डेवलपर्स ने प्राइस रिड्यूस कर दिए हैं, कहीं अनचेंज हैं, कहीं पे बढ़ भी गए हैं। तो थोड़ा सा स्टेज ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने बढ़ाया है वो शायद ये लग रहा है कि बढ़ा करके डिस्काउंट देंगे। तो ये मार्केट ऐसा आ गया जहां कंज्यूमर थोड़ा निगोशिएट कर रहा है। बट ओवरऑल ये लग रहा है कि मार्केट में जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो ओवर हो गई। जो पहले लग रहा था कि बिल्डर स्टबर्न थे कि हम प्राइस नीचे नहीं गिराएंगे, लेकिन आज उन्होंने गिराना चालू कर दिया। दो बड़े लार्ज डेवलपर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा रेट था, 13,000 रुपये का, उन्होंने कुछ 10,900 रुपये रेट कर दिया। एक वडाला में भी एक बड़े डेवलपर्स ने भी अपना रेट्स कम करके बेचने की कोशिश किया। तो ये लग रहा है कि प्राइस करेक्शंस है, और मुंबई में डिमांड कहीं नहीं जाती। डिमांड बहुत बड़ी है, आप जितनी भी चाहे उतना माल बेच सकते हैं। प्राइस सही होना चाहिए जिस पे कंज्यूमर अफोर्ड कर सके। तो जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे मार्केट में एफिशिएंसीज बढ़ रही है। बट आज भी सिचुएशन हेल्दी नहीं है। आज भी हम 43 मंथ्स इन्वेंट्री के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सो फार नॉट सो गुड, बट स्लाइट इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ रहा है यहाँ पे। पूरे देश का भी पिक्चर आपसे लेंगे, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट। अक्षय जी, जैसा पंकज जी कह रहे हैं कि अब एक इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, क्योंकि प्राइस में कहीं जाकर आपको लग रहा है कि अब एक रीजनेबल प्राइस लोगों को मिलने लगा है, डेवलपर ने घटाना शुरू करा है। आप भी पूरे देश के प्रॉपर्टी मार्केट पे नजर रखते हैं, आपको किस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पंकज जी जो कह रहे हैं ये जनरली ठीक है, पर इस वक्त भी जो सेंटिमेंट है बाजार का वो इस वक्त नरम है। थोड़ा सेंटिमेंट लास्ट 10-15 दिन में इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि लोग ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि इलेक्शन के जो रिजल्ट होंगे अच्छे होंगे, और मुझे लगता है लोग थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि कीमतें बढ़ेंगी, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई ये क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा फर्क आएगा सप्लाई डिमांड में, ऑफ टेक में, पर जनरली सेंटिमेंट इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से खबर आती हुई दिख रही है, और खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सरकार को एक आर्बिट्रेशन नोटिस भेजा है, और ये नोटिस नई गैस प्राइस पॉलिसी लागू नहीं करने की वजह से भेजा है। आपको बैकग्राउंड दे दूं, नई गैस प्राइस पॉलिसी कैबिनेट की तरफ से मंजूर हो चुकी थी और उसके बाद उसे 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के ऑब्जेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुंचा, और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अब गैस प्राइस हाइक इलेक्शन के बाद लागू की जानी चाहिए, और ऐसे में इस हाइक को टाल दिया गया था। मैं बता दूं आपको कि गैस प्राइस दुगुनी होने का फैसला लिया गया था, और $8 से ज़्यादा की गैस प्राइस 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया कि चूँकि ये एक इलेक्शन से रिलेटेड सेंसिटिव मामला हो सकता है, ऐसे में बेहतर ये होगा कि गैस प्राइस हाइक के मामले को नई सरकार या इलेक्शन के बाद लागू किया जाए। इस बीच
ऑयल मिनिस्टर वीरप्पा मोइली की तरफ से स्टेटमेंट्स ये भी आते हुए दिखे थे कि 12 मई को जब इलेक्शन का लास्ट लेग होगा, आखिरी चरण होगा मतदान का, उसके तुरंत बाद रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि 1 अप्रैल से नई गैस प्राइस लागू कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज जो देश की दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, जिसको शायद सबसे ज़्यादा असर इस गैस प्राइस हाइक के टलने से होता हुआ दिख रहा है, इसने सरकार को एक नोटिस भेजा है आर्बिट्रेशन के लिए। और उनका ये मानना है कि गैस प्राइस हाइक में जो डिले किया गया है उस पर तुरंत फैसला लिया जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सरकार की तरफ से ये एक सरकार को नई गैस प्राइस पॉलिसी टालने के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से फैसला आता हुआ दिखा है। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले शुरुआत डीडी शर्मा साहब आपके साथ करना चाहता हूँ। क्या वजह आपको लगती है कि इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये फैसला लिया है और ये कहा है कि सरकार को एक आर्बिट्रेशन नोटिस भेजा है? देखिए, मेरे ख्याल से सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश है कि ये फैसला जो 1 अप्रैल से नई गैस प्राइसेस उनको मिलने वाली थी, वो फैसला जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो, क्योंकि एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन तो कैबिनेट कमेटी ने जब अप्रूव कर दिया और 1 अप्रैल से उसको लागू करना तय कर दिया तो ये हो जाना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन के कारण ये जो है पूरा प्रोसेस डिले हो गया और अब मेरे ख्याल से रिलायंस इसमें और कोई डिले नहीं चाहती और इसलिए ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव जो है डेट से ये वापस लागू हो जाए इनके लिए गैस की प्राइसेस। इसके लिए मेरे ख्याल से एक दबाव बनाने की कोशिश है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बात हरीश साल्वे साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही थी पिछले महीने ही कि आर्बिट्रेशन का ही रास्ता वो अपनाएंगे, क्योंकि जो रंगराजन कमेटी का फॉर्मूला है उसके मुताबिक भी जो गैस प्राइस तय किया जा रहा है वो कुछ उन्हें लगता है कि डिप्रेस्ड है और शायद मार्केट बेस्ड प्राइसिंग यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये संकेत तो पहले से हमारे पास थे कि ये मामला जा सकता है आर्बिट्रेशन के लिए। लेकिन शर्मा जी, अगर आप ये देखिए कि इस समय जो स्थिति है कि 2 दिन के बाद, बल्कि सोमवार को जब एक बार चुनाव हो जाएगा अंतिम दौर का और आचार संहिता अपने रास्ते से हट जाएगी, तो उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद सरकार की ओर से जल्द ही कोई कदम उठाया जाए और ये नोटिफिकेशन आ जाए, शायद काउंटिंग के पहले भी। इस तरह की बातें काफी एनालिस्ट उम्मीद लगाए बैठते थे। तो अब आपको लगता है कि ये रास्ता दरअसल इतना आसान नहीं है? नहीं, ये न्यूज आई थी, मेरे ख्याल से पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो इसके पक्ष में थे कि 12 तारीख से ये लागू हो जाए, क्योंकि उसके बाद में कोई जो है वो अड़चन नहीं आनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस बीच में एक शायद ऐसी भी खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि 16 तारीख तक जो है वो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो। तो मेरे ख्याल से ये 4 दिन का जो गैप है वो भी एक शायद इशू है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा लेट हो, क्योंकि और ज़्यादा लेट होते हैं और अगर नई सरकार आती है और वो इसको अगर रिव्यू करने बैठ जाती है तो टाइम गैप बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। इसलिए ये चाहते हैं कि पुराने कैबिनेट के डिसीजन को उस कैबिनेट के रहते हुए ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन वाकई में शर्मा साहब, आपको नहीं लगता कि ये मामला इतना लंबा चला है, इतनी कमेटीज बनी हैं, इतने डिस्कशंस हुए हैं, इतने सारे इस मामले पर फैसले लिए गए, फाइनली सारे विचार विमर्श के बाद कैबिनेट ने एक फैसला लिया है, पूरी कैबिनेट ने, कि अब ये गैस प्राइस वाला मामला लागू करना चाहिए। और उसके बाद इतने सालों के इतने डिस्कशन के बाद अगर कोई फैसला होता है और उस फैसले को तुरंत रोक दिया जाए और अगर इलेक्शन के बाद इसे फिर से रिव्यू किया जाए, फिर से 2-3 साल की लंबी प्रोसेस शुरू हो, तो उससे बेहतर ये नहीं होगा कि चूंकि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं अब तुरंत इसे लागू कर देना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर और सबसे इजी जो उपाय है गवर्नमेंट के लिए भी है कि आज जैसे नोटिस उन्होंने आर्बिट्रेशन के लिए किया है, लेकिन अगर 12 तारीख को ही गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर दे, क्योंकि वो करने में सक्षम है, क्योंकि ऑलरेडी 1 अप्रैल से लागू होने वाला कैबिनेट से डिसाइडेड फैसला है। तो आप 12 तारीख को इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने का अगर प्रोसेस चालू कर दें तो मेरे ख्याल से फिर कोई आर्बिट्रेशन का मतलब ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, लेकिन सरकार के पास क्या ये विकल्प फिर भी खुला रह जाएगा, जबकि आर्बिट्रेशन का एक नोटिस दिया गया है? या ये बात भी सही कि अगर शर्तें पूरी हो जाती हैं तो शायद आर्बिट्रेशन आगे ना चले, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन का रास्ता ही आगे आता है तो फिर निवेशकों के लिए ये सवाल होगा कि कितना आगे और लंबा खींच सकता है ये मामला, क्योंकि बाजार काफ़ी हद तक ये उम्मीद कर रहा था कि इस पे निर्णय अब जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली दिक्कत की बात यही है प्रदीप, पहली बात तो है कि हमारे यहाँ कोई डिसीजन लिया नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से इतने लंबे विचार विमर्श मंथन के बाद अगर कोई डिसीजन लिया गया है। अब डिसीजन के बाद अगर आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, जब इतने सारे मिनिस्ट्रीज मिलकर, इतनी सारी कमेटीज, इतने सारे पेट्रोलियम एक्सपर्ट मिलकर किसी मामले को तय नहीं कर पाए, उसके बाद ये अगर डिसीजन होता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाए, इलेक्शन कमीशन की वो एक्सपर्टाइज नहीं कि वो गैस प्राइसिंग मामले पर डिसीजन दे सके, तो उन्होंने सिंपल किया कि रुक जाए, उसके बाद लागू करें। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस लंबी होती हुई दिख रही है वो शायद बड़ी दिक्कत वाली बात है।
ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट्स नरेंद्र तनेजा जो कि बीजेपी के एनर्जी सेल के संयोजक भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं तनेजा साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस मूव को कैसे देखते हैं आप? इलेक्शन खत्म होने के ठीक पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सरकार को गैस प्राइस हाइक के मामले को इंप्लीमेंट करने को लेकर एक आर्बिट्रेशन नोटिस दिया है। देखिए, ये तो मतलब ये है कि पहली तो बात तो ये है कि ये मसला और इनके रिलायंस और सरकार के बीच में पहले भी था और अब अभी भी बरकरार है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा और पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, मसला कोर्ट के अंदर भी है और उसके बाद अब ये नया पहलू भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो है ये दोनों पक्षों के लिए, और सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है, चुनाव के बाद किसकी सरकार बनती है, नई सरकार, वो देखना होगा। लेकिन इस आज के हालात के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये और थोड़ा सा इससे जो है पेचीदा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और क्योंकि ये ऐसे फैसले होते हैं जो कि सब पार्टियों को अगर मिल के लिए जाएं, और मुझे लगता है इस तरह के फैसले जब सब लोग मिल के लेते हैं तो वो बेहतर होते हैं, और हर एक को साथ संवाद करके लिए जाएं तो और भी बेहतर होता है। क्योंकि इन ऐसे मसले इनके अंदर जो मुझे लगता है आर्बिट्रेशन वगैरह इस तरह का होगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। पहले ही कोर्ट में चल रहा है, पहले ही सब जुडिस है, उसके बाद एक नया पहलू उसमें जुड़ गया, तो ये इसके पीछे क्या सोच है और इससे क्या हल निकलने वाला है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है। तनेजा साहब, इसकी वजह शायद ये हो सकती है, जिस तरह से कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये कहा है कि इस पूरे मामले को रिव्यू करने की जरूरत है, तो ये कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है कि एक सरकार जो भी फैसला करके जाए, दूसरी सरकार आकर के कहे कि हम इसको रिव्यू करेंगे, और इसी वजह से ना कि सरकार की इच्छा पे बल्कि एक प्रोसेस पे जो शर्तें हैं पीएससी की या जिन भी शर्तों के तहत रिलायंस ने अब तक इस ब्लॉक को ऑपरेट किया है, एक कानून के फ्रेमवर्क में रहकर काम करने की कोशिश यहाँ पे कंपनी कर रही है। देखिए, आपका जो पहलू है इसमें साथ में ये भी देखना होगा कि जो ये फैसला जो कांग्रेस सरकार ने, यूपीए 2 सरकार ने पिछले जून में लिया था। अच्छा, जून 2013 में ये फैसला लिया गया था और अब हम आजकल मई में बात कर रहे हैं, लगभग 1 साल हो गया। तो प्रश्न ये भी थोड़ा सा उठ जाता है यहाँ पे कि अगर फैसला लिया गया था तो सरकार ने उसको नोटिफाई क्यों नहीं करा, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा। तो ये कुछ ऐसी, इसमें बहुत सारी इसके अंदर पेचीदगियां मुझे लगता है कि आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की तरफ से जो कांग्रेस सरकार जो उनका जो रवैया रहा है, क्लैरिटी वहां पे नहीं रही है, संवाद की कमी रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारा, जब जून 2013 में एक फैसला लिया जाता है, उसके बाद जो है ये उतने। तनेजा साहब, लेकिन ये तो बात 2009 से सभी को पता थी कि 1 अप्रैल 2014 से ही नया रेट लागू होगा, फैसला चाहे आप कभी भी लें, तो वही किया गया। नहीं, देखिए, इसमें आपने, चूंकि आपने प्रश्न किया, मैं आपको एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये कहूंगा कि सरकार अगर जब फैसले लेती है तो आमतौर से उसको इम्प्लीमेंट उस समय कर दिया जाता है उन पार्टीज के लिए जहां वो उनको जो उसमें जिनके यहाँ एप्लीकेबल होता है, और बाकी जो लोग उसके बाद सब क्वालिफाई करते जाएंगे तो उनके लिए वो एप्लीकेबल होता चला जाता है। क्योंकि ये सब नहीं हुआ है, स्थिति अब ये बन गई है कि मसला एक तरफ कोर्ट में है, दूसरी तरफ चुनाव के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, पॉलिटिसाइज हो चुका है, और अब ये भी पहलू। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के मेरा एक स्वतंत्र विचार ये है कि ये मसला जो है धीरे धीरे करके और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और ये इसलिए जो है अब ये जो है कुल मिलाकर के सभी पार्टीज के लिए ये थोड़ा जो है एक ऐसा विषय बनता जा रहा है जिसमें एक क्लियर कट सही फैसला लेने में मुझे लगता है और ज्यादा वक्त लग सकता है। तनेजा साहब, दिक्कत यही है कि मैं कुछ दिनों पहले आपके नेता पीयूष गोयल साहब से भी बात कर रहा था, और उनका ये कहना था कि अगर ऑयल मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 12 मई को ही जैसे इलेक्शन खत्म होगा हम इसे लागू कर देंगे और 1 अप्रैल से लागू करेंगे, और उनका ये कहना था कि सरकार को इस फैसले को लागू करने में इतनी जल्दबाजी क्यों है। मेरा सवाल सिंपल है, अगर 1 साल पहले पिछले जून में ही ये फैसला ले लिया गया था, 1 साल हो गया, 1 साल में तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन इस पर दर्ज नहीं किया गया कि आप गैस प्राइस डबल क्यों कर रहे हैं। अब इलेक्शन के वक्त भले ही इलेक्शन कमीशन के पास मामला चला गया और उन्होंने कुछ वक्त के लिए टाला हो, अगर हर नई सरकार पिछली सरकार के फैसले को, जो कि इतने लंबे समय के विचार विमर्श के बाद लिए गए हैं, उसे इस तरह से फिर से रिव्यू करेगी, तो फिर ये तो रिफॉर्म प्रोसेस के लिए बड़ा धक्का है। देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकारों में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं, फैसले जो लिए जाते हैं, फैसला वही फैसला कहलाता है जिसको इम्प्लीमेंट। इस भारत सरकार के कैबिनेट ने फैसला लिया था आज से 2 साल पहले, डीजल प्राइस को डी कंट्रोल कर दिया गया, फैसला कैबिनेट का हो गया था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस बात को 2 साल 4 महीने हो गए।
तो कई ऐसे हादसे हैं हमने देखा, कई ऐसी स्थितियां देखी, फैसले लिए गए, इंप्लीमेंट नहीं। अगर जब तक कोई फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता है तो उसको दरअसल फैसला नहीं। लेकिन तनेजा साहब, इस मामले में तो गैस प्राइस हाइक 1 अप्रैल से ही लागू होनी थी, और अगर 1 अप्रैल के पहले 6 महीने 12 महीने पहले अगर सरकार लागू कर देती तो सब लोग यही कहते कि सरकार को इंप्लीमेंट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? जब फैसला ही 1 अप्रैल से गैस प्राइस बढ़ना तय है तो पहले क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको इजाजत मुझे दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा इसमें एक करेक्शन करूंगा। वो ये कि जहां तक ये 1 अप्रैल की बात है, ये 1 अप्रैल की बात हर कॉन्ट्रैक्ट या हर कंपनी के लिए लागू नहीं होती है। कुछ ऐसे हैं जो जिसमें ये उसी समय से लागू की जा सकती थी। जिस समय सरकार ने फैसला लिया, अगर सरकार चाहती तो उसी समय से लागू कर सकती थी, क्योंकि आपको पता है 15 अलग अलग प्राइसेस आज की तारीख में बाजार में है। 15 अलग अलग प्राइसेस हैं देश के अंदर। अगर ये चाहते तो उसको सरकार जो है, जैसे मैंने कहा कि सरकार ने कहीं ना कहीं फैसला जो है एक कैबिनेट का डिसीजन होना है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उन दोनों के बीच में कई मसलों में बहुत गैप रहा है, जिसमें डीजल प्राइसिंग का भी मैंने आपको उदाहरण दिया। अब चूंकि माहौल ऐसा बन चुका है, इशू बहुत, आपने देखा चुनाव के दौरान तमाम पार्टियां इसकी चर्चा कर रही हैं, तमाम तरह की चीजें आ चुकी हैं, तो उससे हो ये गया है, जो भी पार्टी, में किसी का नाम नहीं ले रहा, सारी पार्टीज जो है इसको लेकर के बहुत ज्यादा सचेत हो गई हैं, और तमाम लोगों ने इसको लेकर के बाजार में पब्लिक के सामने तरह तरह की बातें कही हैं। तो जो अब एक तरह का भय बन गया है, लोगों को लगता है ये है क्या, तो इसलिए मुझे उसको देखते हुए अब और सारी चीजें तो इससे ये कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे मसले जो हाईली टेक्निकल होते हैं, जहां तक संभव हो उनको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो जो समस्या होती है वो और बढ़ती है, वो घटती नहीं है। बिल्कुल तनेजा साहब, तो ऐसी स्थिति में अब जो अगर ये आर्बिट्रेशन का रास्ता खोला गया है, क्या लगता है आपको कितना वक्त लगेगा अब इस मामले को सुलझाने में? देखिए, अब इसमें देखना ये होगा कि जितने भी देश में, ये तो एक कंपनी की तरफ से हुआ है, अब ये देखना होगा कि जो देश के अंदर जो गैस के प्रोड्यूसर हैं, आपको जैसा पता है कि 65% जो गैस है उसका उत्पादन ONGC करती है, बाकी जो लगभग 20% है उसमें केन इंडिया, ब्रिटिश गैस, ऑयल इंडिया लिमिटेड, अन्य कई कंपनियां करती हैं। लगभग 15% जो रिलायंस, ब्रिटिश पेट्रोलियम, निको रिसोर्सेज का जो कंसोर्टियम है, ये लोग करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये बात आगे अन्य पक्ष, जो अन्य पार्टियां, अन्य कंपनी जो इसके अंदर है, उनका इसमें लेकर के कर रवैया होता है, क्योंकि जो बहुमत है, उत्पादन सबसे ज्यादा 85% उत्पादन वो लोग करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, किसी कंपनी की विशेष की बात करे बिना मैं एक निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट बात कह रहा हूं। मुझे लगता है कि जो टेक्निकल मसलों को जब पॉलिटिसाइज किया होता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी होती है, सबसे बड़ी मौत जो होती है, वो सत्य की होती है, सच की होती है, न्याय की होती है। और आज चीज कुछ ऐसी नजर आ रही है कि सच्चाई क्या है ये सब भूल गए, होना क्या चाहिए इसे भी नहीं भूल गए। सारे लोग जो पक्ष इस बात से ले रहे हैं कि किसने क्या पढ़ा है, किसने क्या सुना है, और उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो देश का जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसका जो भविष्य है, उसकी आने वाले समय जो प्रगति है, उसकी हो रही है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और उसका नुकसान होगा तो देश का नुकसान होता है। मैं यहाँ कीमत की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पूरे ये बात कर रहा हूँ कि देश में जो ऊर्जा उपलब्ध होती है, उसमें जब इस तरह का पॉलिटिसाइजेशन होता है, तो कुल मिलाकर के आम जनता, इसी देश की आम जनता का किस तरह से नुकसान होता है। बिल्कुल, और इसी बात को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने प्रेस नोटिस में दिया है, वो मैं आपको पढ़ के बता दूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का साफ कहना है कि $4 बिलियन का, यानी कि लगभग 24-25 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो तय किया है, सैंक्शन किया हुआ है, वो उसे इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल पा रहे हैं, क्योंकि गैस प्राइसिंग पॉलिसी पर स्थिति साफ नहीं है। अगले कुछ सालों में $8 से $10 बिलियन, यानी कि लगभग 50 से 60 हज़ार करोड़ का नया निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पूरे डेवलपमेंट पर करना चाहती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। हाँ, तनेजा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच DD शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। शर्मा साहब, आपसे सवाल लेना चाहता हूँ, क्या ये एक बेहद स्ट्रॉन्ग कमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से रिफॉर्म प्रोसेस को लेकर, या फिर सरकार के फैसलों को लेकर कि अगर इस तरह की क्लैरिटी नहीं हो तो चाहे हिंदुस्तानी कंपनियां हो या फिर बाहर की कंपनियां आकर हिंदुस्तान में बड़ा निवेश क्यों करेगी? देखिए, बिल्कुल सही है ये। अभी भी पिछले 60 सालों में हमारे सरकार ने यही गलती की है कि ऑयल एंड गैस, जिसके लिए हम सारी दुनिया पे अभी भी डिपेंडेंट है, हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स का सारा ड्रेन ये जो है ऑयल इंपोर्ट करता है या गैस इंपोर्ट भी कर रहा है आज की तारीख में, और हम इस मामले में ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंट है। सबसे ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी जो है इसी चीज़ की है बाहर के दुनिया के ऊपर, और इसके कारण ही मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछले कई सालों से किसी भी सरकार ने इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया। प्रॉपरली एड्रेस करने का मतलब ये था कि आपको एनर्जी सिक्योरिटी अपनी करनी थी। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब आपका डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 50% से ज़्यादा आपका अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि आपको बाहर के देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। और वो तभी हो पाता
जबकि आप उस फील्ड में इन्वेस्ट करते हो। और इन्वेस्ट कब होते, जब इन्वेस्टर को वहां से प्रॉपर रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की सेक्टर है, इसलिए इन्वेस्टर वहां निवेश करता है तो वहाँ रिटर्न एक्सपेक्टेशन उसकी हाई होती है। जैसे आप डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप 8% टैक्स फ्री हो तो 8% में आप खुश हो, टैक्सेबल हो तो आप 11-12% में खुश हो। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न की होती है वो 25% तक हो जाती है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो बड़ी। तो जब ऑयल एंड गैस सेक्टर में कोई भी बड़ा इन्वेस्टर निवेश करता है तो वो बड़ी रिस्क लेता है तो उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आती है। अब आप रिस्क उससे लेना चाहते हो कि वो ले और रिटर्न उसके कैप करना चाहते हो तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। और इसीलिए इस फील्ड में, इस सेक्टर में हमारे यहाँ पिछले 50 सालों में इन्वेस्टमेंट नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, जबकि हमारे यहाँ बहुत रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस के, सिर्फ उसको निकालने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं। रिलायंस के लीगल काउंसिल्स की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज साफ तौर पर इस मामले में लिटिगेशन मोड में, यानी कि लीगल कार्रवाई के मूड में है। और उनका ये मानना है कि अगर सरकार आर्बिट्रेशन पैनल तुरंत अपॉइंट नहीं करती है और प्रॉपर आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट नहीं करती है तो वो तुरंत कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। और अब सरकार के साथ बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। तनेजा साहब, इसी पर आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। क्यों किसी एक दिग्गज कॉरपोरेट को इस लेवल तक सोचना पड़ता है कि सरकार से इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर बातचीत नहीं की जा सकती है, रास्ता बंद हो चुका है और कानूनी कार्रवाई करनी पड़े? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि ऑयल एंड गैस, जो कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी, देश के भविष्य के लिए बहुत ही केंद्रीय विषय है, उसका जिस हिसाब से राजनीतिकरण हुआ है, मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। दूसरी बात, मेरा पर्सनल ये मानना है कि यूपीए 2 ने पिछले 3 साल के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर को जिस हिसाब से नेग्लेक्ट किया है, जिस हिसाब से डिसीजन मेकिंग जो है उसमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं रही है, और जिस हिसाब से देश के अंदर कंपनियां आने की जगह देश छोड़ के भाग रही हैं। बीएचपी देश से चली गई, ईएनआई यहां से चली गई, सेंटोस ऑस्ट्रेलिया की यहां से चली गई, क्योंकि यहां पे वो काम नहीं कर पा रहे थे, यहां पे अप्रूवल्स नहीं मिलते थे। कुल मिला के माहौल ऐसा बन गया है कि आज कोई भी व्यक्ति, दो लोगों ने क्या करा, लोगों ने कुछ ने चुप्पी साध लिया है और कुछ लोगों ने ये कहा है कि भाई जो होता है वो होने दो। तो ये इस तरह का जो पूरा माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको रोकना होगा। जो कीमत की जहां तक बात है, मुझे लगता है वो तो बहुत बात की बात है। मेरे व्यक्तिगत विचार में सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश का ऑयल एंड गैस सेक्टर आज की तारीख में वो पॉलिटिसाइज हो चुका है, वो किसी दिशा में नहीं जा रहा है, और सरकार की तरफ से कहीं कोई एक्शन पिछले 3 साल से, आज ही नहीं, पिछले 3 साल से नहीं रहा है। तो उसका ये नतीजा है कि आज स्थिति यहाँ आके खड़ी हुई है। चाहे वो कीमत का मसला हो, चाहे वो एक्सप्लोरेशन का मसला हो, चाहे वो डीप वाटर में एक्सप्लोरेशन का मसला हो, चाहे गैस पाइपलाइन का मसला हो, चाहे एलएनजी का मसला, सब मसले के अंदर आप देखिए 3 साल से यही हालात है देश के अंदर। लेकिन तनेजा साहब, यहाँ पे जैसे कि अभी शर्मा जी कह रहे थे कि कोई भी निवेशक तभी सामने आएगा जबकि उसको रिटर्न का अंदाजा हो, तो यहाँ पर चूंकि एक प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो फॉर्मूला जिसके बिना पे दाम तय करने हैं वो भी सबके सामने है कि वो दुनिया भर के प्राइजेस के बिना पे आप एक दाम तय करेंगे। फिर इस मामले में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इतना सब्जेक्टिव हो चुका है कि इसमें सरकार का एक व्यू है, सरकार के अंदर भी अलग अलग मंत्रालयों के अपने व्यू हैं, हर पार्टी का व्यू है, हर मामले में। तो देश में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, कहीं इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, अब बीएचपी जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी आई थी बंगाल की खाड़ी में खोज करने के लिए। उन्होंने 1-2 नहीं, बहुत सारे ब्लॉक लिए। कभी कोई उनको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस परमिशन नहीं देता, कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस परमिशन नहीं देती, और तरह तरह की परमिशन नहीं मिली। इधर से उधर भाग भाग के थक गए, वो भाग के चले गए। ईएनआई इटली की बहुत बड़ी कंपनी है, भारत में इतनी बड़ी कोई कंपनी है ही नहीं, उनके साथ भी यही स्थिति हुई। उसके बाद हमने क्या देखा, लोग जाकर के जगह जगह कहते हैं भाई जो है देश के अंदर कीमत ये होनी चाहिए। उन लोगों ने सारी टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया। ये जिसने भी कोई वो बात करी कि कीमत जो है वो ठीक होनी चाहिए, तो उसको कहा गया आप उस कंपनी के एजेंट हैं, उसको उसके बारे में तमाम प्रचार करा गया, इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया, गुमराह कर दिया। तो देश में माहौल ऐसा बना दिया गया है कि सारी तरफ अफवाह का माहौल है, और उसमें जो है सच्चाई जो है वो कहीं पे पिसके रह गई है। तो मुझे लगता है इसको स्वस्थ तरीके से, और ये इसके लिए मेरे हिसाब से पूरी गलती सरकार की, जो 3 साल इन्होंने इनएक्टिव मोड पर रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज देश में ये हालात। तनेजा साहब, एक सिर्फ जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जिस तरह से ऑयल मिनिस्टर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि 12 मई को चुनाव खत्म होते ही 1 अप्रैल से नई गैस प्राइसिंग लागू हो जाएगी, क्या ये मानना सही है इस वक्त की इन सब आर्बिट्रेशन, लीगल केसेस और उन सबके बीच में 12 मई के बाद गैस प्राइस बढ़ जाएगी, या फिर अभी ये होल्ड पर है? आपका क्या अंदाजा, क्या ये नोटिफाई हो चुका है? वर्तमान में सरकार तो कांग्रेस की है,
और दूसरी बात यह है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, मौली साहब के पिछले गूगल पर जाके पिछले 3 महीने के स्टेटमेंट निकाली है, वो यही कहते रहे ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, इस तारीख को ये हो जाएगा। भाई आपने जो भी सरकार का काम करना होता है, सरकार का काम ये होता है कि वो काम करे। अब आप जो है सरकार वक्तव्य देती रहती है, कभी आप बोलते हैं मुझे खतरा है, कभी बोलते हैं मौली साहब मुझे धमकियां मिल रही हैं, है ना। तो इस तरह को कुल मिलाकर के इन मतलब मंत्री जो होते हैं, देश का मंत्री होता है, अगर किस लोगों ने उसको अफवाहें फैलाई हैं, कुछ ने उसका राजनीतिकरण किया है, कुछ लोगों ने उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कह के पढ़, मंत्री का काम होता है देश के सामने स्थिति स्पष्ट करे, जरूरत हो तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए सच्चाई क्या है। लेकिन तनेजा साहब, इसमें मेरा सवाल ये कि आपका क्या सेंस है इन सब मामलों के बीच में, क्या 13 अप्रैल को बढ़ी हुई गैस प्राइस होगी या नहीं? देखिए, जिस तरह के देश में हालात चल रहे हैं और जिस तरह का देश में गैस प्राइसिंग को लेकर के तरह तरह के विचार है, राजनीतिकरण हो चुका है, आम आदमी की निगाह में ये एक ऐसा विषय बन चुका है जो उसके हिसाब से कीमत बढ़ाए जाना गलत है, जो आम आदमी को लग रहा है, क्योंकि उसके बारे में तमाम तरह तरह की बातें फैलाई गई हैं। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे लगता नहीं कि देश और कम से कम ये सरकार जो है इस बारे में कोई फैसला ले पाएगी। बिल्कुल, तो इस समय स्थिति इस तरह से उलझी हुई है, इसीलिए शायद ये तरीका निकाला गया है। शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे तनेजा जी कह रहे हैं, कमर्शियल डिसीजन है, जब हजारों करोड़ रुपए का निवेश भारतीय और विदेशी कंपनी कर रही हो इस सेक्टर के अंदर, उस समय संसद में तो ये फैसला नहीं हो सकता या सड़क पे धरने देकर तो ये फैसला नहीं हो सकता। तो सही तरीका शायद यह है कि कानून के दायरे में रहकर किया जाए, और शायद इसी को फैसिलिटेट करने के लिए आज ये कदम उठाना पड़ा है रिलायंस को। जी हाँ, देखिए, जैसे सबसे शुरू का मेरा ये कमेंट था कि शायद सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि वो तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कर दे, और मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो अपने जाने से पहले इसको अगर इम्प्लीमेंट करके चली जाए तो रास्ता और चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट ने फैसला लिया हुआ है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, नोटिफाई करना है, जो ये मंडे को भी कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी कर सकते हैं। 16 तारीख तक जब तक रिजल्ट नहीं आते और नई सरकार नहीं बनती है, तब तक तो यही सरकार ये कर सकती है। केवल इतना ही नहीं तनेजा साहब, जो नई सरकार बनेगी, अब चूंकि एक तरफ कोर्ट में मामला है और अब आर्बिट्रेशन का नोटिस सामने है, तो नई सरकार के मंत्री क्या व्यू रखते हैं या वो जनमत को किस तरह से आंकते हैं, ये सवाल नहीं होगा। सवाल ये होगा कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट और जिन शर्तों के तहत, जिस कानून के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है रिलायंस को, उसी के दायरे में रहकर फैसला किया जाएगा। नहीं, देखिए, हुआ क्या है कि जो आप ओरिजिनल जिसकी प्रोडक्शन पीएससी की आप बात कर रहे हैं, जो शुरू में बातें हुई थी, एनईएलपी की जो शर्तें थी, सब कुछ उसमें था, लेकिन उसके बाद से जिस हिसाब से एक के बाद नई नई चीजें आती चली गई हैं, उसके बाद मसला बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और मुझे नहीं लगता, मेरा अभी भी ये मानना है कि ये सरकार के पास ये सरकार कोई फैसला ले पाएगी, और अगर सरकार जो है वो नई किसकी बनती है कहना मुश्किल है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसके अंदर एक ऑफिशियल हूँ, अधिकारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो हम तो इसको रिव्यू करेंगे जी। लेकिन आप जो रिव्यू करने की बात कर रहे हैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे, एक सवाल मेरा सिंपल है। एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टियां सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली देने की बात करती है देश में, और दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर को लेकर और एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर और एनर्जी पर हमारी जो डिपेंडेंस है उस पर हम सेल्फ सफिशिएंट जो बनना चाहते हैं, उस पर जहाँ जहाँ कोई प्रोग्रेस होने लगती है वहाँ पर बैरियर्स आ जाते हैं, रुकावट आ जाती है। ये दोनों चीज़ों में जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मिसमैच है, ये कैसे दूर होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मुझे लगता है कि जो बड़े फैसले सरकार को लेने चाहिए थे, कांग्रेस ने और यूपीए को लेनी चाहिए थी, उसके अंदर दृढ़ता दिखाने की आवश्यकता थी, दूरदर्शिता दिखाने की जरूरत थी, और बड़ी विपक्षी दल खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेने की चलने की जरूरत थी। क्यों नहीं इतने बड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से विचार विमर्श किया गया? और जब सरकार चौराहे पे भी आके खड़ी हो गई थी, सरकार ने क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को इन्वाइट किया और कहा एक बड़ा फैसला हमको लेना, आप हमारे साथ बैठिए, जिससे मिलकर के इसके बारे में मिलकर के कोई रास्ता निकाला जाए। क्योंकि नई सरकार क्या सारे दलों को मिलाकर फैसला लेगी? देखिए, नई सरकार अगर अब कौन आता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम ये फैसला, आपको हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे तनेजा साहब, क्योंकि हरीश साल्वे साहब हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। मिस्टर साल्वे, अगर आप ये हमें बताएं कि वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद पुरानी सरकार जाते जाते या नई सरकार आते ही कोई निर्णय ले लेगी, ये कदम क्यों उठाना पड़ा? देखिए, ये नई सरकार पुरानी सरकार का सवाल नहीं है। एक बहुत बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक कैनेडियन पार्टनर है, एक ब्रिटिश पार्टनर है, और मेरी अब क्लाइंट्स को ये सलाह रही है कि तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स बनते हैं उसको मान के चलो, क्योंकि एक बड़े मैं ये बड़ी गंभीरता से ये बात रखना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज जो हमारे देश में माहौल बना के रखा है, कोई भी सरकार आए, शोर मचाने वाले
हर चीज पे बाधा डालते हैं। हर चीज में एक ये सिस्टम है कि हर चीज में गाली गलौज, हर चीज में बाधा, हर चीज में आरोप। तो ऐसे माहौल में सरकार के साथ जो हो सकता है कि जिस तरीके से होना चाहिए वो हो जाएगा, तो ये आर्बिट्रेशन खत्म हो जाएगा। पर अपने जो कहते हैं कानूनी हक जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था रिलायंस को, और इसलिए ये कदम उठाया जी। लेकिन सालवे साहब, चूंकि ऑयल मिनिस्टर ने 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि जैसे ही 12 मई को आखिरी चरण का चुनाव खत्म होगा, हम 1 अप्रैल से नई गैस प्राइस को लागू कर देंगे। हो सकता है आने वाली सरकार रिव्यू करे ना करे, वो एक अलग बात है। तो फिर ऐसे में कुछ दिन और इंतजार करने के बजाय रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी ही आर्बिट्रेशन में जाना क्यों ठीक समझा? नहीं, देखिए वो इसीलिए ये नहीं, इसका कोई सरकार जो करे या ना करे उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि एक लीगल राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात होती है। मैंने कोर्ट में, अगर आपके रिपोर्टर होंगे तो वो आपको बताएंगे, मैंने कोर्ट में एक बार से ज्यादा कहा कि हम तो पिछले 6-8 महीने से ये नोटिस देने के लिए तैयार थे, पर रिट पिटीशन पेंडिंग थी और जज साहब ने डेट लगा दी थी हियरिंग, तो बिना कोर्ट की परमिशन लिए करते तो कंटेम्प्ट तो नहीं होता, पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे सामने हो तो आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हो। अब वो अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का समय नहीं मिल पाया केस खत्म करने के लिए, तो मामला सब आगे पीछे हो गया। अब मालूम नहीं कब इसकी सुनवाई होगी, नहीं होगी। तो दूसरा जो मेन चैलेंज था पिटिशनर्स का, वो ये था कि ये सरकार ने आप रिलायंस को कोई बहुत जैसे फेवर किया हो, तो अब वो उसका सवाल ही नहीं। अब आर्बिट्रेशन में जाएगा, हम अपने तर्क रखेंगे, वो अपने तर्क रखेंगे, हम अपनी एविडेंस रखेंगे, वो अपनी एविडेंस रखेंगे, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं यहाँ पे कि नई सरकार इस पूरे मामले को फिर से रिव्यू कर सकती है, आपको क्या लगता है कि नई सरकार के पास ये पावर्स हैं, या आर्बिट्रेशन की आपकी जो प्रोसीडिंग है उसको वजन ज्यादा मिलेगा? आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। कई बार ऐसा होता है, आपने आर्बिट्रेशन शुरू किया पर दोनों जो पक्ष हैं वो बैठ के आपस में बात सुलझा लेते हैं, तो आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है, उसमें वो कोई बात नहीं है। देखिए दुनिया में ऐसे आर्बिट्रेशन होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में भी ये भी हमने देखे हैं कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, खास करके जैसे BP हैं, ये ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि हम इंडिया में आए, हमने काम किया और सरकार के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया जी। इसलिए ये बहुत सोच समझ के धीरज के साथ ये काम किया जाता है। लेकिन चूंकि ऑयल मिनिस्टर ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि 12 मई को चुनाव खत्म होते ही वो 1 अप्रैल से नई गैस प्राइस लागू कर देंगे और दुगने दाम पर गैस बेची जाएगी, तो फिर ऐसे में क्या वजह है कि आप आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, जब ऑयल प्राइसेस तो ऑलरेडी नई प्राइसेस तो लागू होने ही वाली है, और नई सरकार अगर रिव्यू करे ना करे वो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस वक्त आपने ये डिसीजन क्यों लिया? दो बात है, अब सरकार जो करेगी वो सरकार का काम है। हमारा जो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट में हक बनता है कि वो जो प्राइस मांगे वो अगर सही प्राइस हो तो अप्रूव करे, तो वो मांगना रिलायंस का हक बनता है, तो वो हमने हक मांगा है। अब वो सरकार करे, ये देखिए ये कोई सरकारी प्राइस नोटिफिकेशन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्राइस सही हो तो वो अप्रूव करनी पड़ती है। हमारे हिसाब से तो $12 की जो प्राइस, $12 या $13 की जो प्राइस रिलायंस ने मांगी थी वो सही प्राइस। तो सर क्या आपको ये डाउट है कि 12 मई से भी ये नई गैस प्राइस लागू नहीं होगी और इसलिए रिलायंस आर्बिट्रेशन में जाना चाहती? अगर हो जाए तो कम से कम एक कुछ रिलीफ तो मिलेगा। अब 12 लेके रिलायंस पीछे हट जाएगी कि नहीं हटेगी, ये अभी हम फैसला नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अभी तो हमने पूरा दावा किया है कि जो हमने प्राइस मांगी थी वो सही है। तो अगर $8 के आसपास जो प्राइस तय की गई है, अगर वो लागू हो जाती है 12 तारीख को चुनाव खत्म होने के बाद, आचार संहिता हटने के बाद, 12 हो या 16 हो, तो फिर क्या आर्बिट्रेशन में आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हमने तो $13 की प्राइस मांगी, तो आर्बिट्रेशन फिर $13। हाँ, सरकार खरीद रही है $13 की तापी की प्राइस, और $13 में अगर तुर्कमेनिस्तान से खरीद सकते हैं तो रिलायंस को आप प्राइस कम करके
अपनी सब्सिडी का बर्डन कम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा कि गवर्नमेंट रिलायंस की प्राइस सस्ते में बांट के अपना सब्सिडी कम कराएगी। सालवा साहब, क्या एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के काफ़ी नेता ये कह रहे हैं कि वो उनकी सरकार बनी तो वो इस पूरे मामले को रिव्यू करेंगे, और तीसरी तरफ अब आपने आर्बिट्रेशन में जाने का डिसीजन लिया है। आर्बिट्रेशन में जाने का, इन दो प्रोसीडिंग्स के साथ आप आर्बिट्रेशन में जाने का जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या इससे और मामला लंबा खिंचता हुआ नहीं दिखेगा, या फिर आपको उम्मीद है कि फैसला जल्द हो जाएगा? देखिए, आप मीडिया को कुछ ये इंप्रेशन आ रहा है कि आर्बिट्रेशन में जाना और एक अखाड़े में उतरना एक ही बराबर होता है। ये ऐसा नहीं होता। आर्बिट्रेशन एक पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका है, पर इस कई बार हमने देखा है बड़े बड़े कंपनियों में भी आर्बिट्रेशन शुरू होता है, आधी रास्ते में आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है और मामला सेटल हो जाता है। हाँ। आप लेकिन क्या ये कोई हम वो WWF के अखाड़े में नहीं उतरे भाई, सिर्फ आर्बिट्रेशन का नोटिस दिया है। बिल्कुल सालवे साहब, लेकिन जैसे कि आपका मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत जो राइट्स हैं वो सैक्रोसैंक्ट है और सरकार को फैसला लेना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किस पार्टी की सरकार है या कौन मंत्री हैं, तो नियम के मुताबिक फैसले लिए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है इस मामले में ऐसा दरअसल क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहीं कुछ लूप होल्स, कहीं कुछ कमजोरी हैं जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके अंदर, या फिर ये जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वही इतना सख्त नहीं है? हमारे देश में गवर्नेंस का बहुत सीरियस, एक बहुत गंभीर इशू है ये। आज एक देश की एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। आपने रिलायंस के डेवलपमेंट प्लान को रिजेक्ट कर दिया कि आपको $8 लगेंगे, $6 लगेंगे, ये बहुत महंगी गैस है, तो आप मत यहां से गैस मत बनाएंगे, और वही गैस आप $13 में खरीद रहे हैं। तो ये एक एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। एक तरफ से ये भी आरोप लगा था कि ये इंपोर्ट लॉबी की तरफ से हुआ है। तो सरकार को अव्वल तो ऐसे सेंसिटिव एरिया में झगड़े की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आमने सामने बैठ के बात करो, भाई तुम 13 मांग रहे हो, हम 8 दे रहे हैं, चलो आओ बीच का कोई फिगर तय करते हैं, खत्म करते हैं जी। दुनिया ऐसी चलती है भाई बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में। राइट। साले साहब, हमने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की, पहले पीयूष गोयल साहब से बात की थी, उनका ये कहना था कि हमारी सरकार बनी तो हम पक्के तौर पर रिव्यू करेंगे। अभी आपसे इंटरव्यू करने के थोड़ी देर पहले हम तनेजा साहब से बात कर रहे थे, जो बीजेपी के एनर्जी सेल के संयोजक है, उनका भी ये कहना था कि हम रिव्यू करेंगे। मैंने कहा कि भाई जब 1 साल पहले ही जून 2013 में फैसला हो चुका है और 1 अप्रैल से लागू होनी थी, सब कुछ इतने विचार विमर्श मंथन के बाद ये फैसला हुआ, तो फिर से रिव्यू करने की जरूरत क्या है? उनका ये कहना था कि हमसे पूछा नहीं गया। तो क्या अब इस तरह के फैसले में हर पार्टी की राय लेने की जरूरत है सरकार को करने के पहले, या फिर इन्हें ऑब्जेक्शन है तो सामने से आकर कहे कि हमारा ये ऑब्जेक्शन है? नहीं, देखिए ऐसा है, एक लीडरशिप का इशू होता है। कोalition सरकार चलती है जब, और ये मेरा बिल्कुल निजी व्यू है, आपने मुझे जबरदस्ती पॉलिटिक्स में खींच लिया, पर मैं अब ये कह रहा हूँ, असर लीडरशिप वो होती है जो सबको साथ, जो देश पे इतने बड़े फैसले होते हैं वो सबको साथ लेके चला जाता है। अब अगर इतनी पॉलिटिक्स बिगड़ चुकी थी कि जिसको कहते हैं सीनियर पॉलिटिकल लीडर में बातचीत बंद हो जाए, तो फिर इस किस्म की नेगेटिविटी तो आई जाती है ना। तो इसलिए अब वो लीडर्स करेंगे रिव्यू, नहीं करेंगे, बैठ के बात करेंगे, वो बात की बात है। रिलायंस को अपने जो कानूनी हक है वो तो प्रोटेक्ट करना ही है। चूंकि पॉलिटिक्स की बात निकल ही चुकी है, तो सालवे साहब एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, आपको क्या लगता है, चूंकि बीजेपी और एनडीए ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली माना जाता है, समझा जाता है, कम से कम लोग तो ये समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक अगर उनकी सरकार बनी, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा इस वक्त नजर आ रही है, तो क्या वो एक सही और रैशनल और जल्दी फैसला लेंगे इस मामले पर? लेना चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे और देखिए, मोदी साहब का जो चुनाव का पूरा प्लैंक रहा है, मेन प्लैंक, वो डेवलपमेंट का रहा है। और एक बात समझने वाली है कि डेवलपमेंट जो है ये बड़े बड़े वादे करने से नहीं होता। डेवलपमेंट के लिए पूंजी लगती है, और पूंजी लगाने के लिए आज की दुनिया में बाहर से पूंजी, अपने देश की पूंजी, उस पर रिटर्न देना पड़ता है। और कुछ जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं वो कोई चैरिटी में नहीं होते, वो पैसा कमाएंगे। अब लोगों की कमाई अगर आपके आंख में चुभने लगी तो डेवलपमेंट कभी हो नहीं सकती। सोशलिस्ट मॉडल दुनिया में फेल हो चुका है। और मैंने जो सुना है बीजेपी के प्रचार से, उनके नेता ये मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म के फेवर में कोई नहीं बोलता। क्रोनी कैपिटलिज्म तब होता है जब आप सब पावर्स अपने हाथ में रख लो और अपने दोस्तों को बांटो। ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो दिए थे, ये ग्लोबल बिड में दिए थे।
ग्लोबल बिड में हाईएस्ट बिडर को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एक सरकार को अपनी जबान पे चलना सीखना चाहिए। तो सालवे साहब, दुनिया में देखिए, मैं भी लंदन में हूँ, यहाँ बड़े बड़े डील्स होती हैं, जबान पे होती। बिल्कुल। तो सालवे साहब, प्रशांत भूषण हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो, उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि ये जो गैस प्राइस हाइक होने वाली है, इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकाबले में ज्यादा फायदा ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियों को होगा? देखिए, आज 80 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स में से 72 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे सरकारी कंपनियां बना रही हैं, और इनका जो झूठा प्रचार था वो तो साफ हो गया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज के बिना सीएनजी की प्राइस दिल्ली में बढ़ गई पिछले कुछ दिनों में। और इनका जो ये प्रचार रहा है, मैंने इनके हैंडबिल देखे हैं कि अंबानी को पैसा मिलेगा एलपीजी का, ये जानते हुए कि ब्यूटेन प्रोपेन नहीं निकलती केजी वेल से, सिर्फ मीथेन निकलती है और मीथेन से एलपीजी नहीं बनती। उसके बाद भी ये इनका प्रचार रहा है। अब ये क्यों कर रहे हैं वो आप उनसे पूछिए, मैं ये पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। तो चूंकि इस तरह के दुष्प्रचार हैं और एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा, कोई भी सरकार जब ये निर्णय ले, क्या आपको लगता है बेहतर रास्ता है कि आर्बिट्रेशन से प्राइस तय हो जाए, किसी भी सरकार के उस पर उसकी जिम्मेदारी ना आए? देखिए, ये नई सरकार जो बनेगी, अगर अच्छी दृढ़ सरकार बने, अच्छे नंबर्स आए, अगर 2-3 सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, जिसका भी लग नहीं रही संभावना, मैं भी एक इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट हूँ। मेरे को लग रहा है कि इस बार अच्छी सरकार अच्छे नंबर से बनेगी। फिर जो भी उनका नेता बनेगा, उनको ये चैलेंज रहेगा। और आज की इंडिया में सबसे बड़ी मुझे जो खुशी हुई है इस इलेक्शन में, ठीक है, बहुत एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोला, सवाल मेरा ये है, जो ब्लैंक सामने खड़ा है, जो आपसे अभी अनिल भी पूछ रहे थे कि नई सरकार तो बनने ही वाली है, आप भरोसा दिला रहे हैं कि नई सरकार अच्छी होगी, फैसले लेने वाली होगी, लेकिन आपने उसका इंतजार नहीं किया। इसकी वजह क्या यही है कि आपको लगता है कि जिस तरह का दुष्प्रचार चलता है लगातार, बेहतर होगा कि आर्बिट्रेशन में फैसला निकले, तो फिर सरकार के ऊपर डिपेंडेंस जो बड़ी कंपनीज हैं उनको अपने कानूनी हक मान के चलना पड़ता है, और ये उम्मीद होती है कि हमने अपना कानूनी हक जताया है। अगर हो सकता है समय, देखिए नई सरकार आएगी, उनके पास गैस प्राइसिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास सबसे बड़े प्रॉब्लम्स कहीं ज्यादा हैं। अगर एल नीनो होगा तो ड्राउट का प्रॉब्लम आएगा, इंडिया के सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट में जो ये सब इनके सिर पे प्रॉब्लम आएंगे। क्या तो ये गैस, क्या आपको ऐसा लगता है ये कोई ऐसी इंडिया की इतनी बड़ी बात नहीं है कि सबसे पहले मोदी जी कहेंगे चलो बाकी सब छोड़ो गैस? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसलिए आप ये मुद्दा फिलहाल आर्बिट्रेशन में ले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार का इस तरह का कंट्रोल ना हो और एक कोई इंडिपेंडेंट बॉडी या एक रेगुलेटर के जरिए आगे जब भी प्राइस रिवाइज करने का मौका आए तो इसको तय करना? देखिए, ये आपने मुझे पूछा है तो मैं बता दूं आपको, और ये मैं कोर्ट में भी बहस कर चुका हूं। सरकार का रोल इसमें ये नहीं है कि प्राइस ऐसी फिक्स करे कि उनका सब्सिडी का बर्डन कम हो। सरकार का रोल ये नहीं है कि ये कंज्यूमर फ्रेंडली प्राइस फिक्स करे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आर्म्स लेंथ प्राइस यानी मार्केट प्राइस। तो सरकार का एक्चुअली इंटरेस्ट ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर सस्ते में ना बेच दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर गैस बेच के पैसा कमाता है, अपना कॉस्ट रिकवर करने के बाद प्रॉफिट सरकार को देगा। जितना ज्यादा दाम मिलेगा उतने जल्दी सरकार का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सरकार को ये जो पावर है वो ये देखने के लिए है कि आप कहीं सस्ते में तो नहीं बेच रहे अपने दोस्त भाइयों को। जी सालवे साहब, चूंकि आपने कहा कि नई सरकार बनेगी तो उनके सामने गैस प्राइस को डिसाइड करने के बजाय और कई सारे मुद्दे होंगे, शायद बैक बर्नर पर हो या फिर टॉप प्रायोरिटी पर ना हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि आर्बिट्रेशन में जाने से इस मामले का निपटारा जल्द हो पाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर भी आपको बातचीत तो सरकार के साथ ही करनी है। नहीं, कोई बातचीत का सवाल नहीं। अब देखिए ना, आप कितने स्ट्रिक्टली इन चीजों को करते हो। यहाँ आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ लंदन से, मंडे से हमारी हियरिंग शुरू है। 8 महीने पहले ये केस शुरू हुआ था और अब फाइनल हियरिंग की गई है 10 महीने में। तो जहाँ करना चाहें साल भर में स्टार्ट टू फिनिश होता है। तो हमने सरकार को इसलिए ये इन्वाइट किया है कि भाई आप आ जाओ, जो हमने ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट की है उसी के पास ये दे देते हैं। 2 ट्राइब्यूनल की क्या जरूरत, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वही है, बहस हर बार वही होगा। 2 कॉन्ट्रैक्ट, दो अलग ट्राइब्यूनल होंगी तो समय जाया होगा। तो आपको क्या लगता है? मान जाती है सरकार तो उसी ट्राइब्यूनल के पास चले जाएगा, तो ये 6 महीने में 8 महीने में पूरा मामला ही साफ। और अगर सरकार इसी ट्राइब्यूनल के पास भेजने के बजाय कोई नए आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने की सोचे और जो आपको मान्य ना हो तो? हम नहीं, मान्य का सवाल नहीं। देखिए, हम एक रिलायंस एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, कॉन्ट्रैक्टर जो है सरकार के पास, मेरे ख्याल से, और मैं
अपने मेमोरी से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से 90 दिन होते हैं। अब पिछले बार सरकार ने 1.5 साल लिया, रिलायंस भी चिट्ठियां लिखती रही, कुछ किया नहीं। इस बार 90 दिन जहां हुए, 91st डे को हम कोर्ट पे चले जाएंगे और इंसिस्ट करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है कि अगर सरकार ने 90 दिन में अपॉइंट नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट एक फॉरेनर को अपॉइंट करेगी, सरकार का नॉमिनी। तो सरकार को इस बार 90 डेज में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए, फिर वो दोनों मिलके चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे, और जैसे ही चेयरमैन अपॉइंट होता है, करना चाहे तो 1-2 महीने में ही आर्बिट्रेशन शुरू हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सालू साहब, क्या इस पूरे मामले में मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ठीक है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आर्बिट्रेशन में जाकर ये कहना चाहती है कि हम $8 की प्राइस से संतुष्ट नहीं है, ये प्राइस $12 होनी चाहिए, और क्या आप इसके लिए ये ग्राउंड बना रहे हैं? नहीं, वो तो ग्राउंड क्या बना रहे हैं, वो तो हमारा अब जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, मैंने तो कोर्ट में बहस किया है। तो आप ये कह रहे हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि अगर $8 पे सरकार राजी हो जाती है तो भी आर्बिट्रेशन तो होगा, क्योंकि आपकी मांग तो $12 की है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप दरअसल मार्केट बेस्ड प्राइसिंग जब तक पूरी तरह से नहीं होती, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वो अब आगे क्या होता है, कैसी सरकार इसको अप्रोच करती है, लार्जर प्रॉब्लम को बैठ के बात करते हैं, नहीं करते हैं। ऐसा है, दी गवर्नमेंट के साथ लड़के भी काम नहीं चलाना किसी को, क्योंकि रोज सरकार के साथ मिलके, और ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये कोई चिल्लर राशन की दुकान तो नहीं है ना, ये तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। सरकार के साथ हाथ मिलके काम करने की कोशिश की, इतने दिन नहीं चला, इसलिए आर्बिट्रेशन का नोटिस दिया। सालू साहब, जाने से पहले आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूँ, और वो ये कि इतने सालों के सारे डिस्कशंस के बाद, लंबे प्रोसेस के बाद एक डिसीजन होता है, वो डिसीजन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से इलेक्शन के पहले लागू होने से रह जाता है, और इलेक्शन कमीशन को पूछा जाता है, जिनकी शायद इस मामले में बिल्कुल भी एक्सपर्टाइज नहीं है, जो एक्सपर्ट थे वो इतने सालों से एक्सपर्टाइज नहीं। अब आपने मुझे पूछा है, आप मुझे प्रोवोक कर रहे हो, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप मीडिया में हो, आपने इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी मंगा के देखी है? इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा है कि मामला सब जुडिस है जी। अब वो इलेक्शन कमीशन को सब जुडिस से क्या लेना देना, ये तो मेरे समझ नहीं है। तो ऐसे में अब नई सरकार के लिए क्या एक बड़ा चैलेंज है ये कि वो हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स और साथ ही विदेशी निवेशकों को ये पूरा प्रॉपर तरीके से भरोसा दिलाने की कोशिश करे कि आपको एक बड़ा निवेश चाहिए, बड़े रिफॉर्म्स चाहिए, तो इस तरह के फैसले ले कि सरकार बदले लेकिन फैसले ना बदले, पॉलिसी ना बदले। ये अब आपने बड़ी बात छेड़ दी है। जब से वोडाफोन का चेंज आया है, अपना जो निवेश में डिप्रेशन आया, ये सरकार आपको करंट अकाउंट के फिगर दिखाते रही है। बड़े इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, हम क्लाइंट से बात करते हैं, वो पूछ रहे हैं हमको कि अच्छा एक चीज बताइए, अगर सरकार ने कल कानून बदल दिया तो बदल सकते हैं क्या? हमने कहा हाँ। मैंने कहा फिर हमारे पास क्या भरोसा है? मैंने कहा कोई भरोसा नहीं आपका, भगवान का नाम लो और इन्वेस्ट करो इंडिया में। बिल्कुल। तो ये ऐसे काम नहीं चलता भैया। अब मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर मैं आपके चैनल्स पे या किसी चैनल पे सुना कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे भी ये लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए कानून का। हाँ, तो ये जो वोडाफोन का कानून बना था, एक तरफ तो कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा केन इंडिया को उसी कानून के तहत नोटिस दे दिया। तो ऐसी अगर दोहरी बात हो तो फिर, और आपके प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, आपके प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है गॉर्डन ब्राउन को कि साहब ये हमारे कानून के तहत फैसला होगा, जो भी कोर्ट कहेगी वो फैसला होगा। उसके बाद जब कोर्ट का फैसला आता तो कानून बदल देते। तो मुझे एक चीज बताइए कि हमको अपने देश का क्या इंप्रेशन देना है कि 20,000 करोड़ के लिए 15,000 करोड़ के मायने हमारे प्रधानमंत्री जी के जबान के मायने से ज्यादा होते हैं क्या? और अगर आप ये मैसेज दोगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा आपकी कंट्री में? बिल्कुल। तो मुद्दा यहाँ पर निवेश का होगा, निवेश बढ़ाने का नई सरकार के लिए। सालवे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी तस्वीर बताने के लिए। हरीश साल्वे जो इस मामले में रिलायंस को सलाह भी दे रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी तस्वीर साफ की कि RIL ने ये नोटिस क्यों दिया है, क्योंकि सरकार कोई फैसले नहीं ले पा रही और अब यहाँ पर आर्बिट्रेशन के जरिए फैसला निकलेगा, जो उन्होंने संकेत दिया। 90 दिन का समय है अब सरकार के पास आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने या फिर ये तय करने के लिए कि पहले से जो ट्रिब्यूनल इस मामले में इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर विचार कर रहा है उसी को ये सौंपा जाए। और वो उम्मीद जता रहे हैं कि 6 से 8 महीने के अंदर फैसले निकल सकते हैं आर्बिट्रेशन के जरिए, लेकिन देखना होगा आगे क्या होती है तस्वीर। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ऑफ जेनसन लॉक्स। रहिए अब और भी ज्यादा सुरक्षित जेनसन लॉक्स की अल्ट्रा की टेक्नोलॉजी के साथ। जेनसन मोर्टिस लॉक्स, जेनसन फर्नीचर लॉक्स और जेनसन शटर लॉक्स के साथ। जेनसन लॉक्स 50 वर्षों से भरोसेमंद। एंड्रयू जेगर्स की है ये तलाश कि कलेक्टर्स को आखिर क्या लगता है खास। कहीं है हैट्स, कहीं स्नो ग्लोव्स, स्पोर्ट्स कैप्स और योयोस, एक्शन फिगर्स, विंटेज कार्स, कॉइन ऑपरेटेड गेम्स और चीजें जिनके मालिक हैं स्टार्स। वाह, सच? हार्मोनिकास, टेलीफोन्स जिनसे होती हैं कॉल्स, कैडिलैक्स और बार्बी डॉल्स। क्या कलेक्शन है? एक्सट्रीम कलेक्टर्स, सोमवार से शुक्रवार हर रोज 8:30 बजे और 10:30 बजे। स्टॉक टॉक के प्रायोजक हैं धानुका बिल्डर्स और इंडिया वोट स्मार्ट। On the brink of a historic electoral verdict, Indian markets find their voice. What matters to the market eventually is what policies get rolled out and whether we get a new growth cycle or not. Should the outcome be a significant number for BJP, I think it will have a major positive impact. 250 plus, your banks, your industrial will start performing very well. There is this sense of waiting for India to seize its opportunity instead of this repeated self-goals then taking 2 steps back. Find out what markets want an election special at these times only on CNBC TV 18. Associate sponsor an investor education initiative from Deutsche Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से यहाँ पर सरकार को एक आर्बिट्रेशन नोटिस इस बात पर जारी किया गया है कि नई गैस प्राइस पॉलिसी जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी थी और इसके चलते गैस के दाम $8 प्रति यूनिट होने थे, उसे इलेक्शन के पहले चुनाव आचार संहिता के चलते टाल दिया गया था। हालांकि ऑयल मिनिस्टर वीरप्पा मोइली जी ने ये जरूर कहा था कि 12 मई को इलेक्शन खत्म होने के बाद वो इसे लागू करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर सरकार को एक आर्बिट्रेशन नोटिस भेजा है। कहा है कि क्यों न गैस की प्राइस बढ़ाने का मामले में जो देरी हो रही है उस पर एक मामला निपटाया जाए। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ डीडी शर्मा साहब हैं और साथ ही नरेंद्र तनेजा जी। शर्मा साहब, एक राय आपसे पहले इस बात पर लेना चाहता हूं कि चूँकि जब सोमवार को बाजार खुलेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने पिछले 2-4 दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। 999 का हाई 1000 रुपये से सिर्फ 1 रुपया कम, ये आंकड़ा हमने कल के सेशन में देखा था। आपको क्या लगता है इस खबर के दम पर, इस पूरे एक्शन के दम पर स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस खबर के दम पर सिर्फ जो है स्टॉक में कोई अपसाइड मोमेंट आया, लेकिन चूंकि अदरवाइज जो है वो स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है और साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है वो एक एग्जिट पोल के जो एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं और एक बहुत ही स्टेबल सरकार बनने की जो एक्सपेक्टेशन है उसके चलते तेज़ी दिखाई दे रही है। तो वो तेज़ी मैं समझता हूँ जारी रहेगी और शायद मंडे को स्टॉक जो है 4 फिगर में आपको दिखाई दे और भी ऊपर जा सकते। तो वो तो एक ट्रेडर का नजरिया है, लेकिन तनेजा साहब, हालांकि आप स्टॉक्स पे कोई नजरिया नहीं रखते, लेकिन जो एनालिस्ट हैं ऑयल सेक्टर के, वो आपका व्यू इस नजरिए से समझना चाहेंगे कि जब उन्हें अंदाजा लगाना है कि अब आगे क्या होगा, उस नजरिए से अगर आप देखें इस डेवलपमेंट को और आपने साल्वे साहब की बात सुनी, तो इस खबर को कैसे देखना चाहिए किसी भी निवेशक को जिसका इंटरेस्ट है? देखिए, मुझे लगता है, जो मेरे व्यक्तिगत विचार है एक स्वतंत्र एनर्जी एक्सपर्ट होने के नाते, कि ये जो फैसला रिलायंस ने लिया है, कहीं ना कहीं रिलायंस ये मान चुकी है कि सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी। और ये दूसरी तरफ लेकिन जो सरकार ने फैसला लिया था जून 2013 में, उस फैसले को अलाइव, जिंदा कैसे रखा जाए। और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोविजन होता है आर्बिट्रेशन का, उसको जो है एक तरह से लागू करके जो फैसला सरकार ने जून में लिया था उसको जिंदा रखा जाएगा आर्बिट्रेशन, जिससे कि वो फैसला बरकरार, एक तरीके से वो फैसला बरकरार है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आने वाली सरकार पे छोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको ध्यान से देखें, और अगर जो है अपनी दूसरी हैसियत में बात करूं, अगर मैं बीजेपी के एक अधिकारी के रूप में बातचीत करूं, हम अगर सत्ता में आते हैं, जनता हमको चुनती है और हमारी मेज पे ये विषय आता है जिसको लेकर के हमने फैसला करना है। अगर हमने फैसला करना है और उसमें कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, अगर हमने फैसला करना है तो हम उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन आपको वही बात है कि रिव्यू करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही, जबकि फैसला पूरा इतने विचार विमर्श के बाद लिया गया है? नहीं, देखिए, उसमें जिस हिसाब से जनता के मन में जो है तमाम तरह का एक तरह का शक पैदा हुआ है, जिस हिसाब से इस मसले को लेकर के राजनीतिकरण हुआ है, जिस हिसाब से इसको लेकर के जो तमाम लोगों की अफवाहें आई हैं, जिस हिसाब से ये मसला जो है
तरह तरह की और जगह जिसका विचार विमर्श हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको लेकर के पूर्ण पारदर्शिता लाई जाए और इसको हम ऐसे तरीके से रिव्यू करेंगे जिससे 100% पारदर्शिता हो और जो भी फैसला लिया जाए वो देश के हित में हो, वो उपभोक्ता के हित में हो, वो कंपनीज के हित में हो, देश में कैसे हमने इंसेंटिवाइज करना है एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन को उसके हित में हो और एनर्जी सिक्योरिटी के हित में हो, लेकिन वो पूरी पारदर्शिता के लिए के साथ फैसला हो जिससे देश के अंदर कोई इसको लेकर के उंगली ना उठा पाए और कोई किसी तरह का सवाल ना उठा पाए। बिल्कुल, तो यहाँ पे फिलहाल जिस तरह से हर फैसले पर, सरकार के हर फैसले पर विवाद हो रहे हैं, उसके बीच में नई सरकार के सामने भी एक थोड़ी सी चुनौती हो सकती है। और जैसे कि यहाँ पे तनेजा साहब जब भाजपा के पदाधिकारी के लिहाज से अपनी बात कह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन अनिल जब ऑयल एक्सपर्ट के नजरिए से वो बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि पॉलिसी में कंटिन्यू होना चाहिए। हमें ये थोड़ा आशा रखनी चाहिए कि भाजपा की सरकार बनेगी, जिसकी अगर उम्मीद है तो वो एक एक्सपर्ट के तौर पे तनेजा साहब की बात जरूर सुनेंगे। बिल्कुल, और शायद यही बाजार और बाजार से जुड़े हुए लोग जानना और देखना और समझना चाहते हैं कि विदेशी निवेश जो हिंदुस्तान में कम होता हुआ नजर आ रहा है और जो लोग पैसा लगाने के पहले डर रहे हैं कि पॉलिसीज पर और पॉलिसी डिसीजंस के बाद उन पर बार बार जो रिव्यू होता है वो उन्हें उल्टा ना कर दे, रेट्रोस्पेक्टिवली उन्हें चेंज ना करे, इस पर एक क्लैरिटी जरूर चाहते हैं। फिलहाल हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। डी शर्मा साहब और नरेंद्र तनेजा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर इस खास चर्चा में अपनी राय देने के लिए। इस खास शो में मुझे और प्रदीप को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार। छुटकाऊ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। ओ अंकल, ये गाड़ी दे दे, मुझे निकलना है। गलत आदमी को अपनी गाड़ी नहीं देते तो देश क्यों? इंडिया वोट स्मार्ट। Hey Chang, number 1 singing star. Chris को भेजे? No way. Lucky bet? Lucky double or nothing. No. It's really simple. स्क्रीन पे लिरिक्स को देखना है और गाना है। उसके लिए तो इतना नहीं करेगा? आग लगा देगा। चल निकाल। You need to make him a cricketer. What? Lucky double or nothing. McDowell's number 1 soda. Dosti ka number 1 spirit. I have dreamed, I have seen, visions and colors more vibrant than any imagination. I have discovered treasures rarer than the rarest. My life seeks all things finer than the finest. I live the linen life. Linen Club. Live the linen life. Motia's Royal City. Indulge yourself in a lifestyle that is in complete harmony with beauty and architectural elegance. Visit Motia's Royal